इस बात का उल्लेख था बहुत कायदे से कि इस तरह के केसों का निस्तारण फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो। सन ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन एफवा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, तो उसके बाद जाहिर है महिलाएं खड़ी हुई आया, और आप इतना अहम मुद्दा है ये जनसंख्या वाला कि आप पानी देख रहे हैं हमारा कम होता जा रहा है। आज हमारे फर्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ एक ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट शख्स हैं जो पिछले 27 ईयर्स से सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो औरतों के लिए दिन रात काम करती हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से कई सारे ऐसे बिल्स भी हैं जो अब इम्प्लीमेंट हुए हैं, लॉ बने हैं, उन्हीं की मेहनत की वजह से, उन्हीं के सहयोग की वजह से। वो 14 साल तक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं ऑल इंडियन वुमेन प्रोग्रेसिव सोसाइटी की। उन्होंने कोई छोटे काम नहीं किए, बहुत बड़े काम किए हैं, जिनकी वजह से आज जो पेट्रियार्की चलती आ रही है वो बहुत कम हुई है। प्लीज़ वेलकम, एक्चुअली क्यों ना हम उनके पास ही चलते हैं। हेलो एंड वेलकम मैम। आप 27 ईयर्स से सोशल एक्टिविस्ट हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, और आपने 14 ईयर्स एज नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी सर्व किया था फिर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन के लिए। सो जो एक्सपीरियंस था आपका अब तक का एंड जो वुमेन्स की लिए आपने किया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जर्नी जो थी मेरी बहुत ये नहीं कह सकती हो कि बहुत स्मूथ थी, और वो टाइम था जब आज से 27 साल पहले हम औरतों की अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते थे, उनके राइट्स के बारे में बात करते थे, और सबसे बड़ी बात है जब हम बात करते थे वीमेन की डिग्निटी के बारे में, कि वो एक इंडिविजुअल है, उनकी अपनी डिग्निटी है, उनको सिर्फ किसी की वो वाइफ है, किसी की वो माँ है, किसी की वो बेटी है, इस नाम से नहीं, उनको इंडिविजुअल उनकी अपनी एक पहचान है। जब हम इस बात को कहते थे जाके, मोस्टली पुराने लखनऊ से लेके सभी एरिया में हम लोग जाते थे, बातचीत करते थे, तो बहुत लोग जो है, औरतें कुछ समझने की कोशिश करती थी, लेकिन ज़्यादातर जो पुरुष होते थे वो उसको नकारते थे, और मोस्टली ये कहते थे कि भाई देखिए ये वो औरतें आ गई जो घरों में हलचल मचा देती हैं। तो उस वक्त भी हम लोग कुछ उनके कहने से घबराते नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि हमारी जो लड़ाई है, जो ये स्ट्रगल है, हमारा फाइट है, इट्स नॉट अगेंस्ट मैन, हम औरतों के अगेंस्ट नहीं है, हम अपनी ये स्ट्रगल को ले जा रहे हैं इक्वालिटी के लिए। हम चाह रहे हैं कि जो बहुत ही जंजीरों में जकड़ी हुई जो तमाम रिवाज हैं उनको तोड़ दिए जाए, जो औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाते हैं, जो एक लकीर खींचते हैं जिसमें जो औरत और मर्द के लिए अलग होती है, हम उस लकीर पे असॉल्ट कर रहे थे। तो जाहिर है हमें पता था कि कुछ ना कुछ मर्द भी हमारे साथ, पुरुष भी हमारे साथ आएंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। तो बाद में ऐसे ही हुआ, हल्के हल्के चीज़ें चेंज हुई जब हम लड़ रहे थे फीमेल फीटिसाइड के लिए, कि बच्ची का दम जो माँ की कोख में घोट दिया जाता है, तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे। और वो लड़ाई भी देखिए, ये तय होता है एक साइंटिफिक इन्वेंशन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि माँ की कोख में बेटा है कि बेटी है। तो बेटी है तो फिर उसको ख़त्म कर दो, इससे पहले कि वो खुला आसमान देखे, इस खुले नीले आसमान में परवाज़ करे, उसको परवाज़ करने का हक़ नहीं दिया जाता था। और ये ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल इलिटरेट लोगों के यहाँ होता था, ये बहुत अच्छे मतलब पढ़े लिखे ख़ानदानों में होता था, जहाँ लड़की का वेलकम नहीं किया जाता था। बल्कि एक दो ऐसे केसेस हैं कि हमारे जानने वाले डॉक्टर जो हमारे एरिया में रहते हैं, उनके पास भी इस तरह के केसेस आए। उन्होंने बहुत समझाया कि भाई आप ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, लोग अगर बेटा और बेटी है तो शुरू से, अगर ट्विंस हैं तो बेटे को सब कुछ देंगे, दूध और ये सब हेल्दी फूड, बेटी को नहीं देंगे। तो उसको उसी टाइम से सेकंड क्लास सिटीजन जो है वो माना जाता था। तो एक फिर जो ये पेट्रार्की यहाँ से आवाज़ उठती थी कि भाई वो औरत ही तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। लेकिन देखिए, औरत जो 9 महीने अपने पेट में रखती है वो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ। ये डिस्क्रिमिनेशन इस वजह से हो रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं, वो कहीं फैसला लेने में होती ही नहीं है। बच्चा किस स्कूल में जाएगा ये माँ फैसला नहीं लेती, घर कहाँ बनेगा ये फैसला माँ नहीं लेती, बेटियों की शादियों में माँ फैसला नहीं ले पाती है। तो जब माँ फैसले वाली टेबल के उस तरफ बैठी ही नहीं है तो हाउ कैन यू ब्लेम द मदर। तो ये चीज़ हल्के हल्के लोगों की समझ में आई, और फिर इसका असर देखिए, ये जब औरत को इस तरह से देखा जाने लगा तो ये इस वजह से देखा जाने लगा, इसको भी देखा जाना चाहिए, इवल प्रैक्टिस जो डाउरी है,
तो देखिए कितना स्ट्रगल के बाद हमारी एक्टिविस्ट बहनों ने जो पहले थी उन्होंने ये डाउरी एक्ट बनवाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात है, हमारे पास टूल है। अब हमारी बेटियां, हमारी जो यंग लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको चाहिए कि जो डावरी दे रहा है वहाँ शादी ना करें, क्योंकि ये समझ लीजिए कि वो आपको सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहा है। वो समझ रहा है कि एक बोझ जो माँ बाप के पास था वो मैं ले आया हूँ, और फिर उसके बाद उसकी डिमांड होती है और माँ बाप जो इतना सब करके करते हैं फिर वो ये डोमेस्टिक वायलेंस को जन्म देती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी हम लोगों ने अपनी स्ट्रगल से हम लाए। अच्छा, उसमें मेरा भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बहुत स्ट्रगल किया, और 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे हाथ में आया, जो बहुत मतलब कंप्लीट एक्ट है। इस पर कभी बात करेंगे। ये बहुत ही मजबूती देता है औरत को। इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर का भी प्रोविज़न है, इसमें शेल्टर होम्स का भी प्रोविज़न है। तो ये एक कंप्लीट कानून है जो औरत को, आप कह सकते हैं कि एम्पावर्ड कर देता है, उसको एक प्रोटेक्शन देता है, और हिंदी में हम कहेंगे समृद्ध कर देता है। तो ये कानून भी आया। अब इस कानून के भी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। फिर निर्भया का तो देखा होगा तुमने, जब तुम लोग छोटी थी, लेकिन देखा होगा कि निर्भया का कितना फेमस हुआ था ये, कि चारों तरफ लोग इसके अगेंस्ट आवाज़ें उठी थी कि किस तरह से एक हीनियस क्राइम कमिट किया गया था एक डॉक्टर बच्ची के खिलाफ। और उस वक्त जो समाज से आवाज़ें उठ रही थी वो पेट्रार्की को मजबूत करती हुई थी। वो कह रही थी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों गई रात में। सवाल ये है कि वो रात में 8 बजे, कोई इतनी रात नहीं होती दिल्ली के लिए, अगर वो लड़की गई तो ये किसने हक दिया है पुरुष प्रधान समाज को कि उसके बॉडी को वॉयलेट करे, उसके साथ बलात्कार करे, रेप करे। तो ये एक चीज़ जो उस वक्त हमने देखी, ये बहुत ज़्यादा उठ के आई थी। लेकिन फिर जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, कॉन्स्टिट्यूट हुई, और एक मजबूत कानून बना। तो आई एम वेरी प्रिविलेज। मैं हमेशा कहती हूँ कि उस जस्टिस वर्मा कमेटी में भी मेरे इनपुट है। तो ये एक मजबूत कानून बन के आया, जो कानून महिलाओं को बहुत मजबूती देता है। जो ईव टीजिंग में लड़की को कौन किस तरह से देख रहा है, इस पे भी सज़ा है। और अगर थाना इंचार्ज FIR दर्ज न करे तो उसको भी जेल है। तो अब ये भी हम सवाल करते हैं कि कितने थाना इंचार्ज गए हैं अभी तक जेल। तो ये इम्प्लीमेंटेशन की बात है। अब हम लोग जितने हैं, और उसके बाद जो यंगर जनरेशन हमारी आ रही है, इनको तमाम सवाल खड़े करना चाहिए था। जो टनल बहुत अंधेरी थी, वो अब उसमें कुछ रोशनी की, उम्मीद की किरणें हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये जो आपने बताया कि आपका बहुत बड़ा हाथ था इन सब चीज़ों में, जब आप ये चाह रही थी कि ये एक्ट्स आए डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट और रेप के अगेंस्ट, ये सब एक्ट्स आए, तब आपने क्या फेस किया? क्योंकि लोग जो पुरुष समाज होता है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा जल्दी। वो चाहते हैं कि हमेशा से ये तो दौर चला रहता है, हमारे बाप दादाओं ने हमारी माओ को मारा तो हमारे इसमें बड़ी बात क्या है। तो उसमें आपने क्या फेस किया? नहीं, उसमें तो हम जब गए, हम लोगों ने शुरू में एक पूरा कैंपेन चलाया ना, अवेयरनेस। तो मैं गई थी बलिया और देवरिया के ईस्टर्न यूपी में मुझे भेजा गया था। और इसमें मैं तब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थी, और मैं गई थी गोरखपुर साइड में। मैंने वहाँ पे जब देखा, हमने वो रिमोट एरिया में, गांव में जाके जब औरतों से बात की, तो जब हमने औरतों से पूछा कि आपका नाम क्या है अम्मा, तो बोलिया नाम का है कल्लू की माई, ऐसे उन्होंने बताया। तो मैंने उनको बताया कि भाई आप अपने उससे जिए, अपना भी तो वजूद रखिए। फिर मैंने पूछा कि उनकी बहू को उनका बेटा मारता था, तो मैंने कही तो गलत बात है, आपको बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा, वहाँ पे एक तरह से उस समय 35% औरतों ने यही कहा कि मर्द औरत को मार सकता है जब वो खिला रहा है, पिला रहा है। तो बच्चे जैसे गलती करते हैं तो उसी तरह से औरतें भी गलती करती हैं। हमें समय पे खाना नहीं देती है, हमारी देखभाल नहीं करती है, तो थोड़ा 1-2 थप्पड़ तो मार ही सकता है। तो ये पूरा एक सिनेरियो था। फिर एक सवाल देखिए यहाँ पे उठता है, आपके भी दिमाग में आएगा कि एक औरत ही इस तरह से पेश आ रही है दूसरी औरत के लिए। ये बिकॉज ऑफ दिस कि पेट्रार्की जो है, जो डीप रूटेड है, वो उसका वाहक कैरियर वुमेन को बनाती है, औरत को बनाती है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है, अगर बेटा होता है, तो दादी कहती है कि लड्डू टेढ़ा मेढ़ा सही, लड्डू तो है। अगर लड़की
अच्छी भी हो, खूबसूरत हो, तो कहेंगे वो तो लड़की है, उससे क्या होता है, लड्डू तो ये है, घी का लड्डू, टेढ़ा बेड़ा भी लड्डू ही। तो ये दादी कहती, नॉट दादा इज नॉट सेइंग दिस। तो इसका मतलब है कि औरत को कैरियर बनाते हैं ये इस पेट्रार्की को आगे ले जाने के लिए। तो इसका असर हमने वहाँ पे बहुत साफ देखा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जब हम लोग एक्ट के लिए कर रहे थे कोशिश। और यही नहीं, हमारे पढ़े लिखे सांसद जो थे वो संसद में कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा औरत जो है वो सेफ है, प्रोटेक्टेड है विद इन 4 वॉल्स। लेकिन ये हम महिलाओं ने सबसे अपनी स्ट्रगल के ज़रिए इतना ज़ोर डाला, इतना स्ट्रगल किया कि 2005 में हमारे हाथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया। तो ये है कि स्ट्रगल अगर आप करते रहते हैं मजबूती से और स्ट्रांगली करते रहते हैं तो औरतों ने बहुत कुछ चेंज किया है। अभी यंग जनरेशन हमारी और चेंज करेगी और मजबूत आवाज़ अपनी उठाएगी, मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ। जैसे आप एक्ट्स की बात करिए तो भी रिसेंटली एक एक्ट भी आया था फॉर 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और आई थिंक कल ही उसमें वो रिजेक्ट हो गया। जी, तो उसमें आपका क्या कहना है उसके लिए? नहीं देखिए, 33% रिजर्वेशन तो हम एक मुद्दत से मांग रहे हैं, लेकिन ये था कि 1996 में ये इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में बाय सोनिया गांधी, लेकिन फिर ये पास नहीं हो पाया, अटका रहा, क्योंकि इनके पास उतने नंबर नहीं थे कि पास कराते। भाजपा ने मैसिव इनके पास नंबर थे, तो 2023 में इन्होंने इस बिल को पास कर दिया। अच्छा, कोई बिल पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है, वो स्टैंड करता है एज अ लॉ, डजंट नीड कि किसी और चीज़ को उसको ज़रूरत हो, इट अलोन इज एनफ। लेकिन फिर इसमें इन्होंने डीलिमिटेशन क्यों जोड़ दिया, ये मेरे समझ में नहीं आया। डीलिमिटेशन होना चाहिए, मेरा खुद मानना है कि डीलिमिटेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन जब तक फ्रेश सेंसस नहीं होगा तब तक ये डीलिमिटेशन नहीं हो सकता। फ्रेश सेंसस से सही आंकड़े आएंगे, सही पहुंचेंगे आपके पास, तो उस हिसाब से इसमें बाउंड्रीज जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज की वो रिड्रॉ की जाएंगी। आपको अभी कैसे पता कि कितने हमारे पास वंचित तबके के लोग हैं, SC ST कहाँ ज़्यादा हैं, औरतों को फेयर रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे आप? और फिर डिलिमिटेशन को आपने इससे जोड़ा क्यों? अभी आप सेंसस, फ्रेश सेंसस कराते, फिर इसको आप करते। आपके पास जो सीट हैं 543, आप इसी में 1/3 दीजिए ना महिलाओं को। बढ़ा के देने की क्या ज़रूरत है कि पुरुषों को ये लगेगा कि हमारी सीट चली गई, तो महिलाओं को तब देंगे कि जब आप उसको बढ़ा लेंगे। तो बढ़ाने का भी एक प्रोसेस है। विदाउट सेंसस यू कांट डू डिलिमिटेशन, दैट्स ट्रू, है ना, Yeah. बेस्ड ऑन 2011 सेंसस तो नहीं दे सकते आप। 2011 के सेंसस से आप इसको नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ बढ़ गया है, तो उसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो वो मैंने देखा वहाँ पर ये भी एक गैप रहा। इस वजह से भी मुझे लगता है कि वो उसका क्या कहते हैं तर्क, रीज़न नहीं दे पाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसी के रीज़न की वजह से ये बिल गिर गया। ओके। और तो फिर जैसे आप बिल की बात करिए तो उसके साथ साथ और भी बिल्स आए हैं कि 0 FIR पे हो जाएगा, IPC की धाराएं नहीं लगेंगी और ले लिया जाएगा। तो क्या ये इज़ इट अ स्टेप फॉरवर्ड दैट कि वुमेन को एक्चुअली FIR लिखवाने का मौका मिलेगा, बट आर दे गेटिंग जस्टिस? क्या वो कोर्ट में उनका केस एक्चुअली में सॉल्व हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कानून तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं हमारे पास, बट क्वेश्चन इज दैट दीज लॉज मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि वो तो जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद भी हो गया था कि अगर नहीं FIR लिखते हैं तो जेल जाना पड़े। कितने मैंने कहा थाना इंचार्ज गए। तो ये चीज़ देखनी है कि पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि हम जो भी कानून बन रहे हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें, जिससे कि इसका बेनिफिट हमारी महिलाओं को मिले। खासकर जब मैं हमारी महिलाएं कहते हैं तो प्रिविलेज क्लास की बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ आम औरत की, बात करती हूँ जो मार्जिनलाइज क्लास है, जिसको हम वंचित तबका भी कहते हैं, उनके पास तक इस कानून का हक जो है पहुँचे। क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विच इज़ रन बाय द बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी हमारी तभी तो मजबूत होगी जब हमारा निचली पायदान का आदमी जो है, जो महिला हमारी है, उसके पास कानून का हक और हुकूक पहुँचेगा। और वो अगर जाति FIR दर्ज कराए तो दर्ज हो जाए। हमारी महिलाएं तो
जो वंचित तबके की है वो थाने की दहलीज पे नहीं जा सकती हैं, डरती है। तो इस तरह से उनको एक्टिविस्ट ले जाते हैं या एनजीओज कुछ है जो हेल्प करते हैं, ले जाते हैं। तो इतने कितने लोग हेल्प कर रहे हैं, बहुत महिलाएं हैं हमारी खेत मजदूर में जो काम कर रही हैं, उनके साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कानून का। तो जैसे आप बात कही थी कि प्रिविलेज पीपल को बहुत आसानी से उनकी चीज़ें हो जाती हैं और जो एक्चुअल में जो ग्राउंड वर्किंग पीपल हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो जैसे आप और हम लोग हो गए, वी आर प्रिविलेज्ड इन सेंसेस कंपेयर टू देम। तो हमें जो जैसे हमें तो नॉलेज भी है, उन लोग को नॉलेज भी नहीं है। उनको नॉलेज के बाद भी उनके एक ऑनर की बात आ जाती है कि तुमने पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दी, तुमने हमारी इज्जत पे बात आ गई। तो वाई इज इट, ये जो इज्जत है, वाई इज इट ओनली व्हेन अ वुमन ट्राइज टू टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ? You can understand by this instance that the honor killing that takes place. Yeah. What is the honor killing? कोई killing honor में होती है, लेकिन औरत को उसके मूवमेंट को पूरा इज्जत से जोड़ देते हैं। अगर तुम हमारे बिना बताए दूसरी कम्युनिटी में जाती हो, जो हमने रीत रवाज बनाए हैं, द गाइडलाइन दैट हैज़ बीन मेड बाय द पेट्रार्की, if you are not going to obey that guideline means you are just taking head on with the patriarchy, and that patriarchal society cannot digest. तो उनको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल जो मैंने गाइडलाइन मैंने तो उससे हट रहा है। मैंने तो 10 to 5 वाला बताया था कि जॉब करना है करो, जिससे कुछ पैसे भी घर में आए, लेकिन ये तो अब हर काम कर रही है जो मर्द करते थे। इन्होंने तो स्टीरियोटाइप जो एक पूरी इमेज थी औरत की 10 to 5 तोड़ दी। ये तो एंटरप्रेन्योर भी हो गई है, बिजनेस रन कर रही है। अब दे आर नॉट जॉब सीकर, दे आर जॉब प्रोवाइडर। ये तो जॉब प्रोवाइड कर रही है और बहुत से डेवलपमेंट हो रहे हैं जो वीमेन कर रही हैं। तो नाउ दे वीमेन आर एम्पावर्ड एंड दे आर लीडिंग सो मेनी डेवलपमेंट्स, दोज डेवलपमेंट्स वन लेड बाय द वीमेन। तो ये तो पूरा सिनेरियो बदल रहा है। अब वो बात नहीं रह गई जो हम कहते थे कि भाई नहीं ये करो ये नहीं करो, शाम को जाओगी तो तुम बहुत खतरा रहेगा तुम्हारे साथ। तो ये जो रेप भी होता है ना, वो इसलिए होता है तो लड़की नो कह रही होती है, वो नहीं चाहती, उसको नहीं पसंद है, तो तुमने नो कैसे कह दिया। और दूसरा इसलिए होता है कि तुम डिफाई कर रहे हो, हमारे रूल को डिफाई कर रहे हो, क्योंकि किसी प्यार में नहीं होता है, वो उसको पनिश करने के लिए होता है। बिकॉज नथिंग कुड बी मोर हीनियस क्राइम देन वायलेटिंग वीमेंस बॉडी। दैट्स वेरी ट्रू। है तो वहाँ पे तो पूरा वीमेन की बॉडी वायलेट होती थी। एक वेपन है पेट्रार्कल सोसाइटी में मर्दों के पास पूरी तरह से टू असॉल्ट ऑन वीमेन डिग्निटी। तब वो रेप जो जैसी जो हीनियस क्राइम है वो होते। जब आप मोस्टली देखिए कि क्यों हमें नकारा, ये लोअर कास्ट के हैं तो इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया इनके घर की, या जब लड़ाइयाँ होती हैं या किसी तरह का वायलेंस होता है तो जब मर्दों ही मर्दों में नहीं रह जाता, फिर वो उस घर की औरत को मार के पनिश करते हैं। तो ये हमेशा औरत को एक सिंबल बनाया जाता है फॉर पनिशमेंट, कि उसको इस तरह से पनिश करेंगे। अच्छा तुम्हारी फैमिली से हमारी राइवलरी है तो हम तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करें। तो ये जो एक सिस्टम में है, ये जो सोच है, ये पूरी पेट्रार्कल सोच है। तो हमें तो पूरे इस पेट्रार्कल सोच के खिलाफ लड़ना होगा, और हम लड़ रहे हैं, और यंगर जनरेशन अच्छी तरह से लड़े। क्योंकि जब लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो जब भी हम शुरू में बलात्कार के केसेस पे बातचीत करते थे, बहुत पुरानी बात नहीं, ये निर्भया के बाद की बात है, निर्भया 2016 में हुआ है, उसके बाद की बात मैं बता रही हूँ, 2020 तक भी लोग हमेशा कहते थे देखिए उनकी लड़की ऐसा है क्योंकि वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती, इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बॉयफ्रेंड के साथ जाती, इसलिए हो रहा है कि वो उसका लाइफ स्टाइल फ़र्क है। तो जब तक ये जो पेट्रार्की है ये लाइफ स्टाइल पे, औरत के खान पान पे, उसके ड्रेस पे सवाल उठाती रहेगी और उसी को ब्लेम करती रहेगी और हम चुप रहेंगे, तो ये एक चीज़ समझ ली जाएगी कि भाई ठीक है यही वजह होगी। तो इसलिए इस पे असॉल्ट करना बहुत ज़रूरी है। दिस होल कल्चर टू प्रोटेक्ट रेपिस्ट, यू मस्ट असॉल्ट ऑन दिस कल्चर। जो ये कल्चर ग्रो हो रहा है अभी, जब कोई भी हम रेप देखते हैं तो मोस्टली एक तरफ से आवाज़ आना शुरू हो जाती कि भाई उसमें ये चीज़ें थी, वो लड़की जो थी वो ठीक नहीं थी, हमेशा उसको ठीक, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है।
तो ये इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कानून है हमारे पास, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए और लड़कियों को भी बोल्डली अपनी बात रखने की एक पूरा स्पेस मिलना चाहिए। इसके लिए घर वालों को भी एक स्पेस देना चाहिए, फ्रेंडशिप उनके साथ होनी चाहिए पेरेंट्स की लड़कियों के साथ, जिससे कि अगर कोई लड़का छेड़ता है कुछ करता है तो वो आके अपने पेरेंट्स से बता सके, उससे कह सके। मोस्टली रिमोट एरियाज़ में क्या होता है कि जब बच्चियाँ बता भी देती हैं, इसीलिए कम बताती हैं, तो उनको स्कूल जाने से रोक देते हैं। ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का इसीलिए बहुत तेज़ी से गिरता है रिमोट एरियाज़ में। ओके भाई हमारी बच्ची जाएगी तो कोई हादसा ना हो जाए, तो एक तरीका है लड़की को, औरत को चार दीवारी में घसीटने का। वरना बिजनेस देखिए, मैंने कहा ना कि स्टीरियोटाइप जो पूरा इमेज था उसको औरतों ने तोड़ दिया। अब वो चाहे कम पढ़ी हुई हमारी महिला जो है ग्राम उद्योग की उससे कर रही हो, कहीं कर रही हो बिजनेस, लेकिन बिजनेस में इंटरप्रेन्योर हो गई है। अब वो जॉब दे रही है जी। वो जॉब के लिए जा नहीं रही है सिर्फ। तो ये सब चीज़ें जो है ये चेंज आया है जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो क्राइम रेट है इसको रोकने की भी सोचना चाहिए। उसके लिए जो पूरा कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, 26% है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ाएंगे तो ये क्रिमिनल्स हैं, ये जो मर्डरर्स हैं, जो औरतों को रेप करके मार देते हैं, उनके साथ क्राइम करते हैं, इनको लूप होल्स मिल जाएंगे। मसल पावर है, मनी है। तो हमारी अगर वंचित तबके की आम महिला है तो वो तो कोर्ट में लड़ते लड़ते इतने लंबे केसेस खींचते हैं कि उनको टाइम मिल जाता है, विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है और दे गेट अवे आफ्टर कमिटिंग हीनियस क्राइम। इसलिए 2013 के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस बात को कहा था, जो कानून बना है, कि रिड्रेसल शुड बी थ्रू द फास्ट ट्रैक कोर्ट। जल्द से जल्द होना चाहिए इसका रिड्रेसल, सज़ा मिलना चाहिए, एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए कि अगर महिला के साथ आप क्राइम कर रहे हैं, उसके साथ आप अभद्रता कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। इस कानून के, देश के कानून के हिसाब से आपको पनिशमेंट मिलेगा। तभी हम बात कर सकते हैं। ये लिप सर्विस नहीं होगी, सिर्फ होनी चाहिए कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं जी। वो दिखना चाहिए हमें होता हुआ, वो कानून के थ्रू ही दिख सकता है जी। जैसे आप बात कर रही थी कि वुमेन आर गेटिंग इनटू मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स, अब वो हर जगह बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के आ रही हैं और मर्दों से काफ़ी अच्छा कर रही हैं। हाँ, बेटर कर रही हैं। तो आप तो और 27 ईयर्स से ये काम करती आई हैं। उस टाइम तो और बहुत ही छोटी सोच थी कि लड़की घर से कैसे निकले। आपने कैसे उस चीज़ को फाइट किया? और आपकी भी 9 to 5 जॉब नहीं थी, आपको धरनों पे बैठना पड़ा होगा, आपको फाइट करना पड़ा होगा अथॉरिटीज़ से। तो आपका वो how did you get out of the house and fought the entire country like that? मैंने कहा था ना कि ये अपब्रिंगिंग इट डिपेंड्स अपॉन कि द फैमिली यू आर ग्रोन अप, वहाँ से आपको मिलता है ये कि आप किस तरह से इनजस्टिस के खिलाफ बोलिए या लड़िए। तो हमारे घर में भी था ऐसी पूरा एक एटमॉस्फेयर था। जो भी हम लोग के घर पे तो बहुत से सर्वेंट्स थे, मतलब हेल्पर्स थे हमारे, और उन बच्चियों के साथ हम लोग खेलते थे, अलाउ किया जाता था। क्योंकि मेरे फादर थोड़ा सा बहुत प्रोग्रेसिव माइंड के थे, तो वो कहते थे नहीं बच्चे बाहर जाने की ज़रूरत है, इन बच्चे ये भी तो बच्चे हैं। तो उनके साथ खेलते थे और बहुत से क्वेश्चन दिमाग में आते थे। किसी बच्ची की शादी होती थी, फिर वो लौट के आती थी, मारी पीटी जाती थी, तो रखा नहीं जाता था, ये कहा नहीं, फिर उसको भेजा जाता था कि नहीं इससे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो तुमने कहा ऑनर पे भाई कि लड़की लौट आई और माँ के यहाँ बैठी हुई है। तो ये सब देख के मैं बहुत से सवाल करती थी और मेरे दिमाग में आता था। फिर मैं जब अलीगढ़ पढ़ने गई, हाई स्कूल के बाद ही मैं गई, तो फिर वहाँ पे मैंने देखा बहुत सी चीज़ें हो रही थी। तो फिर वहाँ मैं पार्टिसिपेट करने लगी। डाइनिंग हॉल में खाना ठीक नहीं है तो उसके लिए प्रोटेस्ट, ये वो करते करते आपके अंदर एक बिल्ड हो जाता है कि आप इनजस्टिस के खिलाफ बोलने लगते हैं, फिर आप रुक नहीं पाते हैं। फिर मैं तो जब लखनऊ आई, गोरखपुर में भी मैंने किया एक्टिविज़म, लेकिन जब लखनऊ आई तो बेटी मेरी हार्डली मेरे ख्याल से UKG में थी। तो उस समय कितना मुश्किल होता था काम करना, लेकिन मैं करती थी। स्कूल से जब आती थी थोड़ा सेट करती थी, बीच में मेरी माँ आ जाती थी तो शी यूज़ टू लुक आफ्टर हर, बट वो तो एक टाइम टेम्परली होता था कि वो कर रही हैं उसको लुक आफ्टर। लेकिन हाँ, काफ़ी होता था उस वक्त। यंग एज में आपके पास काफ़ी एनर्जी भी होती, तो आप पूरे दिन काम करते रहते हैं।
और धरना प्रदर्शन और ये सब करने में काफ़ी एक इजी टास्क नहीं होता है। जी। आप गर्मियों में मई जून की गर्मी में बैठते हैं, आप रैली निकालते हैं धूप में, 2-2 घंटे चलते। तभी मैं कहती हूँ जो पॉलिटिक्स में हमारी और महिलाओं को आना चाहिए। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत इजी टास्क नहीं होता है। वो भी ज़्यादातर सड़क पे रहती हैं, तो भी वो स्ट्रीट्स में जाती हैं, स्लम्स में जाती हैं, वही महिलाएं जीतती हैं। टिकट आप किसी भी महिला को दीजिए, जीतेगी वही महिला जो काम कर रही होती है। और पुरुष भी मोस्टली सब नहीं, वही जो काम कर रहे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे होते हैं, वही जीतते हैं। क्योंकि जनता में होता है ना कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काम मुश्किल होता है, लेकिन आपको अगर शौक़ है इस तरह का, आप एक्टिविज़म में आना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो आना चाहिए महिलाओं को। और अगर आप बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये मैंने अभी भी कहा, देन यू आर नॉट इन जॉब सीकर पोजीशन, यू आर जॉब प्रोवाइडर। तो आप अगर करती है, कोई बिजनेस करती है, तो ये आपके अंदर अगर है, निक है, तो करिए आप बिजनेस करिए। आप अपनी दूसरी बहनों को दीजिए, आप काम दीजिए उनको भी, तो एक बेहतर जो है वो कंट्री भी बनेगी और समाज भी बेहतर बनेगा और आधी ज़मीन भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। तो जाहिर है, जब सब कहते हैं ना, बॉडी का हर पार्ट जब बिल्कुल हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, तो पूरी बॉडी कहते हैं कि हेल्दी है जी, है ना। और अगर बॉडी का कोई पार्ट गड़बड़ है, तो वो कहा नहीं जा सकता कि ये बहुत हेल्दी पर्सन है, इनका फलानी चीज़ गड़बड़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि औरतों का भी आगे बढ़ना, आगे चलना देश के हित में है। आपकी इतनी इंस्पायरिंग जर्नी रही है बहुत सारी लड़कियों के लिए, और आप इतने टाइम से एक्टिविज़म कर रही हैं। जो नए एक्टिविस्ट आ रहे हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, जो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाह रही हैं, व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर दोज पीपल? व्हाट वुड यू लाइक देम टू डू फॉर आवर कंट्री? So many young people have come, girls have come, and they are doing activism. But I think because of maybe we worked a lot on the grassroots, it is because there was no Facebook and Instagram and all. तो वो Instagram उससे निकल कर, जैसे अब हम लोग कमरों में बैठ के बात करते, पहले कमरों में बैठ के बात करने का टाइम नहीं होता था। हमारे सीनियर करते थे बैठ के, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्लम एरिया में होते थे, हम लोग इंटरैक्ट कर रहे होते थे औरतों से। तभी मैंने कहा ना, किताबें जो पढ़ के आप एक्टिविज़म करते, जो लोग बोलते हैं किताबें पढ़ के, तो वो पता चलता है कि भाई ये पढ़ के आए हैं, फलाने की लिखी किताब बता रहे हैं। आप जब ज़मीन पे करेंगे तो आपको पढ़ने की किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक किताब बन जाएंगे और आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे लोगों को। तो मेरा जो टाइम था उसमें हर आदमी काम कर रहा होता था, और हम लोग के लिए तो इंस्पिरेशन होती थी रूपरेखा वर्मा जी, जो मुस्तकिल काम करती थी ग्रासरूट पे, जो वही वीसी भी रही लखनऊ यूनिवर्सिटी की। लेकिन वो जब उठती थी तो कमरों में बैठ के डिस्कशन नहीं होता था, डिस्कशन तो वहीं होता था, गर्मी में, लू में, पेड़ के नीचे बैठ के लड़कियों और औरतों के बीच में होता था। तो मुझे लगता है यंग जनरेशन में थोड़ा ये चीज़ पैदा करनी चाहिए। कुछ में है जो बहुत अच्छा कर रही हैं, वो पॉलिटिक्स में भी आ गई हैं वो यंग लड़कियाँ। तो मुझे लगता है लड़कियों में ये काम करने का जुनून होना चाहिए, फिर उसके बाद तो आप फेसबुक, इंस्टा पे अपने आप ही आ जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना टाइम दिया और इतनी अमेजिंग बातें करी हैं जो हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत मोटिवेशनल हैं, और सबको एक मोटिवेशन देंगी कि वो एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे जाके अपने कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए मदद करें। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यंग लोगों के साथ इंटरव्यू देने में और इंटरैक्ट करने में, डिस्कशन करने में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वेरी गुड। थैंक यू मैम।